नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र भारद्वाज। उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। पिछला आपने 2 वीडियो देखा, वो दोनों वीडियो मेरे धार्मिक महत्व के वीडियो थे। निश्चित रूप से आपको धार्मिक देखते देखते बोरियत हो रही होगी, इसलिए ये राइड मेरी शुरू हो रही है, एडवेंचर राइड। इस राइड का मैंने नाम दिया है एडवेंचर्स ऑफ मुस्तांग। जी हाँ, यहाँ मुस्तांग नेपाल और तिब्बत का एक बॉर्डर इलाका है, जहाँ इस समय तापमान बहुत ही कम, अभी कल मेरी बात हुई है, पता चला -6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। क्या है ये वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। फिलहाल मैं रेडी हूँ, फियर क्रशर रेडी है और अब हम निकल रहे हैं नेपाल मुस्तांग के लिए। मुक्तिनाथ का दर्शन करेंगे और फिर वापस आएंगे। और इस बार मैं दोस्तों अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पिलियंस के रूप में मेरे फास्ट फ्रेंड, मेरे प्रिय परम मित्र गोरख शर्मा मेरे साथ मेरी पिछली सीट पे कब्जा किए रहेंगे। तो चलिए मित्रों, मेरे पिलियंस, मेरे मित्र गोरख शर्मा बैठ गए हैं, अब मैं भी गाड़ी पे बैठता हूँ। चलिए चलिए निकलते हैं, माता का नाम लेके। जय माता दी, हैप्पी जर्नी। घर से मैं निकला तो निकलते निकलते 3 बज गए थे। 3 बजे निकल के मैं 5 सवा 5 बजे बॉर्डर पे पहुंचा। बाइक का भंसार वगैरह, परमिट वगैरह बनवाए और उसमें हो गया 5:30। और 5:30 का मतलब इस समय अंधेरा, और अंधेरे का मतलब कि कम से कम मैं बाइक नहीं चलाने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे मुझे अभी ऑफ रोड मिलेगा, रास्ते ख़राब हैं, अंधेरा है और अंधेरे में बाइक चलाना, रिस्क लेना बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम आज यहीं बॉर्डर पे अपने इस चिर परिचित प्रकाश होटल में ही रुकते हैं और सुबह 7 बजे यहाँ से निकलते हैं पोखरा के लिए। मेरे साथ मेरे मित्र गोरख भी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, ये देखिए। और अब थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, फिर सोएंगे और सुबह उठ के आगे की यात्रा जारी रहेगी। देखिए सर जी, सुबह के 6:30 बज गए हैं। हम लोग होटल से निकल लिए हैं पोखरा के लिए। रास्ते की कंडीशन आप देख रहे हैं ना, पोखरा जाना है, कोहरा पड़ रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल न्यूनतम है। कहीं कहीं साफ लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कोहरा है। गाड़ी मुश्किल से 45-50 की स्पीड से चल पा रही है। हवा में ठंड है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुबह 6:30 बजे मैं निकला हूं सोनौली बॉर्डर से अपने होटल से, और इस समय मैं नारायणगढ़ से 2 किलोमीटर पहले हूं, टी ब्रेक के लिए रुका हूं। सारे रास्ते सोनौली से लेके नारायणगढ़ तक निर्माणाधीन है, इसलिए इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। धूल बहुत उड़ रही है रास्तों में, एकदम विजिबिलिटी ख़त्म हो जा रहा है। इस नाते यहाँ तक पहुँचने में हमको टाइम लगा। अभी 10:55 हो रहे हैं हमारे भारतीय टाइम से, और हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ रुके हैं, चाय पी के रेडी हैं और अब फिर यहाँ से वापस निकल रहे हैं। यहाँ से अभी पहुँचेंगे मुगलिंग से फिर हम पोखरा के लिए निकलेंगे। अब पोखरा पहुँच के देखते हैं कि क्या करते हैं। पोखरा में अभी परमिट बनवाना होगा अन्नपूर्णा रेंज का, वो सर्किट का, मुक्तिनाथ जाने के लिए। वो परमिट कितनी देर में बनता है, अगर टाइमली बन गया तो आज ही हम जोमसोम की तरफ या मुक्तिनाथ की तरफ निकल लेंगे, रास्ते में कहीं रुकेंगे, और अगर रात परमिट नहीं बन पाया तो आज की रात पोखरा रुकेंगे। जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा और आपको मैं दिखाता रहूँगा। लगभग आधे घंटे के टी ब्रेक के बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं नारायणगढ़ के लिए। नारायणगढ़ यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सड़कें निर्माणाधीन हैं पूरी, सोनौली से लेके यहाँ तक की शायद चौड़ीकरण हो रहा है इनका।
और इस नाते रास्ते में इतने धूल भरे हैं कि पूरा सकल सूरत कपड़ों की स्थिति बहुत ही खराब हो जा रही है। फिलहाल नारायणगढ़ हम पहुंचने वाले हैं। आगे पड़ेगी नारायणी नदी। नारायणी नदी यहाँ के बड़े ही धार्मिक महत्व की नदी है और संभवतः नेपाल की सबसे गहरी नदियों में नारायणी का नाम लिया जाता है और नारायणी का बड़ा ही धार्मिक महत्व भी है। ये हम बस पहुँचने ही वाले हैं नारायणी नदी पे और नारायणी नदी को क्रॉस करके हम पहुँचेंगे नारायण घाट। नारायणगढ़ या नारायण घाट दोनों कहते हैं। तो हम हैं इस समय नारायणी पे बने पुल पे। नारायणी नदी के किनारा भी बिल्कुल समझिए नेपाल का जुहू बीच है। नदियों के किनारों पे वाटर स्पोर्ट्स, रेस्टोरां और बहुत सारे मेला भी लगा करते हैं। कई बार मैं आता हूं तो बिल्कुल मेला लगा रहता है यहाँ। बड़ा ही रमणीक, बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ का लुभावना लगता है, बहुत मज़ा आता है। इस पुल को जैसे ही पार करेंगे आगे नारायणगढ़ का मुख्य चौराहा है। सीधे रास्ता ये चला जाएगा आपका वीरगंज, जनकपुर और अगर हम चौराहे से बाएं मुड़ते हैं तो हम सीधे काठमांडू के लिए निकलेंगे। रास्ते में पड़ेगा मुगलिंग, मुगलिंग से ही हम पोखरा के लिए मुड़ जाते हैं, सीधे जाएंगे तो काठमांडू जाएंगे। अब ये देखिए हम यहाँ से बाएं मुड़ लेंगे आगे से। नारायणगढ़ नेपाल का एक बहुत बड़ा मार्केट है, थोक बाजार भी है और फुटकर मार्केट भी है। हमारे ख्याल से नेपाल के 2-3 बड़े बाजारों में नारायणगढ़ का नाम है। थोक मंडी इसकी बहुत बड़ी है, हर चीज़ों का थोक बाजार। हमें लगता है कि काठमांडू के इधर, काठमांडू से पश्चिम क्षेत्र के जितने भी व्यवसायी हैं वो अपने थोक सामानों की खरीदारी नारायणगढ़ से ही करते हैं। नारायणगढ़ के बाद फिर सीधे पोखरा पड़ेगा आपका। ये है, हम बाएं मुड़ गए हैं, देख रहे हैं आप ना। ये नारायणगढ़ का मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के दोनों तरफ फुटकर दुकानें हैं। थोक की जो दुकानें हैं वो इन दुकानों के पीछे पड़ेंगी। बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं। और जैसे ही ये नारायणगढ़ का कस्बा, अभी ये मार्केट ख़त्म होगा ना, हम चितवन नेशनल पार्क के एरिया में जंगलों के बीच से होके गुजरेंगे। हमारे ख्याल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चौराहे से लेके जंगल की शुरुआत तक की ये दूरी है। तो हम चितवन नेशनल पार्क के इस रिजर्व जंगलों के बीच से होके गुजर रहे हैं। थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है इस रास्ते पे, इस जगह गाड़ी चलाने में, क्योंकि नेशनल पार्क का क्षेत्र है। तो कई बार ऐसा होता है कि अचानक से जंगली जानवर, हिरन वगैरह सड़क पे आ जाते हैं तो दुर्घटना का भय होता है। इसलिए यहाँ वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। हमारे ख्याल से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के करीब इस जंगल की भी लंबाई पड़ती होगी। और यहीं आगे तरफ एक चौराहा पड़ेगा। चौराहे से बाएं तरफ यहाँ का बड़ा ही धार्मिक महत्व का स्थान है देवघाट। देवघाट के बारे में मैंने अपने पिछले भी कई वीडियो में बताया है कि देवघाट में 3 नदियों का संगम होता है। एक त्रिशूली नदी, ये जो अभी मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये त्रिशूली नदी है जो काठमांडू से निकल के आती है। बीच में रास्ते में कई पहाड़ी नदियाँ इसमें मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः इसको त्रिशूली कहा जाता है। और देवघाट जो जगह मैंने बताया, देवघाट में वो वही मुस्तांग जोमसोम से काली गंडकी निकल के आती है। काली गंडकी, त्रिशूली और फिर गंडकी, ये 3 नदियां यहाँ मिलती हैं, तो इसको नारायणी नाम दिया गया है। मित्रों, हम आ गए, देख रहे हैं ना, मुगलिंग तिराहे पे। करीब 30 किलोमीटर नारायणगढ़ से चलने के बाद ये सीधे रास्ता काठमांडू को जाएगा और हम बाएं मुड़ रहे हैं। बाएं मुड़ के हम ये पोखरा की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी ये मुगलिंग का ब्रिज पड़ेगा, त्रिशूली नदी पे बना ब्रिज, ये देखिए ब्रिज आ गया। और इस ब्रिज के बाद सीधे हम पोखरा पहुंचेंगे। पोखरा लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। हालांकि मुझे पता चला है कि यह रास्ता भी निर्माणाधीन ही है, इसका भी चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन नारायणगढ़ बुटवल वाले की अपेक्षा कम है। तो चलिए चलते हैं। हम कैसे स्मूथ राइडिंग का हिसाब से चला सकते हैं और
थोड़े ऑफ रोड भी हैं बीच में, क्योंकि ये जगह वो है जहाँ पर स्लाइडिंग की होने की वजह से यहाँ स्टोन्स को काट के, राख को काट के पहाड़ों को थोड़ा सा और सड़कों को चौड़ा किया जाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन बारिश के दिन में सबसे बड़ी बात होती है ना हिल एरिया में कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी जी जान लगा कि कितनी खूबसूरत रोड तैयार कर लो, एक स्लाइडिंग और सारा काम चौपट। तो यहाँ के लोग जूझते रहते हैं और सारी जगह सारे हिल एरिया तो ये ऐसा होता रहता है। तो आपको देखना होता है कि कहाँ हमने रुकना है और कहाँ फिर अपने आप को लेफ्ट फॉरवर्ड करना होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी राइडिंग ऑलमोस्ट बहुत अच्छी जाती है। पोखरा से 35 किलोमीटर पहले इस छोटे से प्लेस पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक टी ब्रेक के लिए रुके थे। 10 मिनट थोड़ा रेस्ट भी हो गया और चाय भी हमने पी ली। और अब चलते हैं पोखरा, सीधे चलेंगे पोखरा पर्यटन कार्यालय। पहले परमिट बनवाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि आज क्या किया जाए। तो चलिए मिलते हैं पोखरा पर्यटन कार्यालय में। मित्रों, ये अब हम पोखरा शहर में प्रवेश कर रहे हैं। पोखरा में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब भाई डैम साइड की सीधे। थैंक यू। अभी हमें पोखरा के पर्यटन कार्यालय में, जहां हमको मुस्तांग जाने के लिए परमिट की ज़रूरत थी, परमिट बनवाना था। अभी हमने परमिट बनवाया, दोनों लोगों का, अपना और गोरख दोनों लोगों का। 20 से 25 मिनट का टाइम लगा, परमिट बन गया। और एक परमिट का चार्ज यहाँ 1600 रुपये नेपाली पड़ा। 2 परमिट बनवाने थे तो 3200 रुपये नेपाली पड़ा, परमिट बन के मिल गया। अब हम निकलते हैं मुस्तांग जोमसोम की तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे मैंने जो सोचा है कि आज बेनी में चल के रात में रुकेंगे, लेकिन देखिए जहाँ तक इजीली पहुँच जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में, बातें करते हैं गोप्रो पे। तो दोस्तों, हम परमिट कार्यालय से निकल चुके हैं और अब निकल रहे हैं मुस्तांग की तरफ। बेनी आज का लक्ष्य है। 110 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है। बता रहे थे कि 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे, लेकिन फिर बता रहे थे कि रास्ता बहुत बढ़िया है। और रास्ता अगर बहुत बढ़िया है तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि मैं 3 घंटे में, 3 साढ़े 3 घंटे में बेनी पहुँच जाऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम परमिट का ही था, क्योंकि एक ऐप वाला है जो एक परमिट बनता है, 2 परमिट बनते हैं। एक ऐप अन्नपूर्णा कंजर्वेटिव एरिया का और एक दूसरा बनता है ट्रैकिंग का। एक ऐप का परमिट चार्ज 1000 रुपये है, दूसरे का चार्ज 600 रुपये। तो एक ऐप परमिट का टाइमिंग 4 बजे तक का था और हम लोग 3 बजे ऑफिस में पहुँचे ही, इसलिए जल्दी ये था पहले परमिट बन जाए। खैर माता रानी कृपा से परमिट बन गया आज के ही डेट में, नहीं तो पोखरा रुकना पड़ जाता हमको। अब परमिट बन गया तो हम निकल लिए हैं आगे। जहाँ तक भी पहुँचे हम आपको दिखाते बताते रहेंगे। मित्रों, इस समय बज रहे हैं रात के 10 और हम पहुंच चुके हैं बेनी में। जी हाँ, पोखरा से 110 किलोमीटर दूर मुस्तांग के रास्ते पे बेनी में। अंधेरा हो गया था तो हमने सोचा कि आज रात यहीं रुकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद तातोपानी, घासा, लेते और फिर जोमसुम, और इसके बाद मैक्सिमम ऑफ रोड ही मिलेंगे, और वो भी
डिफ़िकल्ट वाले, एक्सट्रीम वाले ऑफ रोड मिलेंगे, जैसा कि मैंने अब तक सुना है, देखा है। सारे गैजेट्स अपने चार्जिंग में लगा दिया हूँ, डाटा ट्रांसफ़र कर लिया हूँ लैपटॉप में, जैसा कि आप देख रहे हैं लैपटॉप खुला हुआ है। डाटा ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, गोप्रो चार्ज हो रहा है, गोप्रो की बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं, बाकी सारे गैजेट्स चार्जिंग में लगे हुए हैं। डिनर हो गया है, तो अब सोने की तैयारी है। अब सोते हैं और फिर कल निकलेंगे यहाँ से जोमसोम मुक्तिनाथ के लिए। 9 बजे पहुँचने के बाद होटल ढूंढे। हालांकि ये होटल जिस रूम में हैं हम लोग, आप देख रहे हैं, इस रूम का मैंने चार्ज दिया है 1500 रुपये। हालांकि 1500 रुपये के लायक ही रूम नहीं है, टीवी चल नहीं रही है, यू आर नॉट रिसीविंग द वीडियो। ये देख रहे हैं ना, ये इसमें डायल टोन ही नहीं है। ये मच्छर वाला लगा था तो उसको मैंने अपने एक्सटेंशन कार्ड में लगाया है, तब चला है, इसमें से चल ही नहीं रहा था। इन्होंने कहा वाईफाई है, कोई वाईफाई चल ही नहीं रहा है। फिलहाल जो मिला वो यही है। 1500 रुपये मैंने दिया है रूम का। गोरख जी ने डिनर लिया है 350 रुपये। मैंने थाली का नेपाली खाने का 350 रुपये पेड किए हैं। गोरख जी ने खाया है और उन्होंने भी कहा है गुरुजी ये 350 बेकार है। खैर जो मिल गया वो ठीक है, रात गुजारनी है, जो मिले वो खा लेना है। तो जो मिला वो खा लिए, रात गुजार रहे हैं और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे मुक्तिनाथ के लिए, जोमसोम के लिए। तब तक आज का वीडियो, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में, एक नए लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।